friends, good afternoon to all of you and welcome back to my YouTube channel ePartCom. So friends, today I'm going to discuss about remedies of breach of contract. लास्ट टाइम जो हमने किया था वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हमने क्या कहते हैं कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया था. डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के वेरियस मोड्स किए थे. तो उस मोड में एक हमारा मोड था बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मींस डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो बाय ब्रीच था. तो अगर ब्रीच होता है, पहले तो हम वैसे तो ऑलरेडी हमने ब्रीच डिस्कस किया है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है क्या, बट स्टिल ब्रीच इस वीडियो में भी मैं डिस्कस करूंगा कि ब्रीच क्या होता है और रेमेडीज क्या है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की. सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो. सो लेट्स कंटिन्यू. सो टुडे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो so today in this particular video I'm going to discuss about breach of contract, types of breach of contract, what are the types of breach of contract, remedies of breach of contract, suit for rescission, जो भी remedies हैं वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि breach of contract क्या है. Actually what breach of contract is. तो breach of contract simply means a breach of contract occurs if any party refuses or fails to perform his contractual obligations. जो उसके contractual obligations हैं, अगर वो उस obligations को fulfill करने में या perform करने में fail हो गया है तो it means that वहां पर breach of contract हुआ है. एक छोटा सा example लेते हैं. Suppose that Mr. A enters into a contract with Mr. B. Mr. B के साथ उन्होंने एक contract किया कि मैं आपको गुड सप्लाई करूंगा कॉस्टिंग ₹50,000 एंड यू हैव टू पे मी ₹50,000. मिस्टर ए एग्रीड टू सप्लाई गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000. 50,000 का गुड्स था जो कि उन्होंने कहा था कि मैं आपको सप्लाई करूंगा, और बी को पेमेंट करना था ए को ₹50,000. अब ऑन अ पर्टिकुलर डेट ए फेल्स टू सप्लाई गुड्स टू बी. ए की जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस थे गुड सप्लाई करने का वो उसने फुलफिल नहीं किया. तो इट मींस दैट A has conducted a breach of contract. A ने क्या किया है, वहां पर breach of contract है because A fails to perform his contractual obligations, legal obligations which arises from the contract. तो यहां पर क्या है, breach of contract हुआ है. तो a breach of contract यहां पे लिखा हुआ है, a breach of contract occurs if any party, both party में कोई भी पार्टी कर सकती, either promisor or promisee, refuses or fails to perform his part of obligations, his part of the obligations in the contract. ठीक है, obligations in the contract. अच्छा, ये तो breach of contract है. Now types of breach of contract क्या है. तो a breach of contract में arise in two ways. पहला तो क्या है, anticipatory breach, इसको हम बोलते हैं types of breach. इसको हम बोल सकते हैं types of breach of contract. Types of breach of contract. तो there are two types of breach of contract. पहला क्या है, एंटीसिपेटरी ब्रीच एंड एक्चुअल ब्रीच. एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या है, इसको हम देखेंगे. एंटीसिपेटरी ब्रीच occurs when a party demonstrates his intention to break a contract. इसका क्या मतलब है, before the due date of the contract the intention of the party is not to fulfill his obligations or her obligations which arises from the contract. Suppose that हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उस कॉन्ट्रैक्ट के ड्यू डेट से पहले पहले अगर हमारा कुछ इंटेंशन ऐसा है जिससे पता चल जाता है कि मेरा जो इंटेंशन है वो बिल्कुल भी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने का नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड एंटीसिपेटरी ब्रीच. तो एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या होता है, वो ऑलवेज इट हैपेंस बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. तो जिस दिन ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस है कॉन्ट्रैक्ट की, उससे पहले पहले अगर हमने कुछ ऐसा एक्ट कर दिया जिससे हमें पता चलता है कि भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटेंडेड टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो वहां पर क्या है, वो एंटीसिपेटरी ब्रीच है. तो एंटीसिपेटरी ब्रीच वोकल और रिटन कंफर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. मैंने पहले कहा था कि एक्सप्रेस और रिटन कंफर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. मेरे एक्ट से इंप्लाइड भी हो सकता है, इधर एक्सप्रेस और इंप्लाइड. वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है. इंप्लाइड क्या मतलब कि मेरे एक्ट से पता चल गया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन परफॉर्मिंग द ऑब्लिगेशंस.
तो जो एंटीसिपेटरी ब्रीच होता है वो जरूरी नहीं कि वो रिटन फॉर्म में ही हो या एक्सप्रेस फॉर्म में ही हो, ठीक है, वो इंप्लाइड फॉर्म में भी हो सकता है। दूसरा है फेलियर टू परफॉर्म एन ऑब्लिगेशन इन अ टाइमली मैटर कैन रिजल्ट इन ब्रीच। इसका मतलब क्या है कि बिफोर द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस अगर हम उसको मतलब कि परफॉर्म करने के इंटेंशन में नहीं है तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, एंटीसिपेटरी ब्रीच। By declaring an anticipatory breach, the counterparty may begin legal action immediately rather than waiting until a contract's terms are actually broken. इसका क्या मतलब है कि जब एंटीसिपेटरी ब्रीच होता है, मैंने पहले बताया था कि एंटीसिपेटरी ब्रीच जो है वो ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस से पहले पहले होता है, ठीक है। तो अब जो काउंटर पार्टी है, जो एग्रीड पार्टी है, वो इमीडिएट एक्शन ले सकती है, लीगल एक्शन ले सकती है प्रॉमिसर या जो भी पार्टी जिसने ब्रीच किया है, ठीक है। वो जरूरी नहीं कि वो वेट करे कि जिस दिन परफॉर्मेंस ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस थी उस दिन तक का वेट करना है, फिर उसके बाद जब ड्यू डेट निकल जाए तब हम केस करें, तो नो, he or she can take immediate action when the breach of contract is done in case of anticipatory breach. एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल इसमें मेंशन्ड है, फॉर एग्जांपल राजेश एग्रीज टू मैरी शांता। राजेश ने शांता से मैरी करने का प्रॉमिस किया, ठीक है। बिफोर द डेट ऑफ मैरिज, ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, सपोज दैट कोई उसने कहा कि हम आपसे 5 जून को शादी करेंगे। 5 जून क्या है, डेट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहां पर एग्रीज टू मैरी शांता ऑन 5 जून, ऑन 5 जून। तो डेट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या था, 5 जून था। बट बिफोर द डेट ऑफ मैरिज राजेश हर्ड दैट शांता गोइंग टू मैरी सुधर्मन। इसका क्या मतलब, उसको पता चल गया, उसने कहा नहीं, शांता ने कुछ नहीं कहा, उसके एक्शन से ही पता चल गया कि शी इज नॉट इंटेंडेड टू परफॉर्म हर ऑब्लिगेशन। तो वहां पर क्या है, दैट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जिस दिन सपोज दैट उसने 30 मई को ही सुधर्मन से शादी कर ली, तो जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो 30 को ही हो गया। अब इमीडिएट एक्शन हम ले सकते हैं शांता के अगेंस्ट 30 मई को ही। हमको ये वेट नहीं करना कि भाई 5 जून आए, जिस दिन ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस है उस दिन हम तक हम वेट करें, तब जाकर के हम लीगल केस करेंगे, सूट करेंगे। तो इट इज नॉट द केस, हम इमीडिएट एक्शन, लीगल एक्शन ले सकते हैं शांता के अगेंस्ट। तो दिस इज कॉल्ड एंटीसिपेटरी ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच क्या है, एक्चुअल ब्रीच भी 2 तरह से होते हैं, एक्चुअल ब्रीच ऑन ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस और ड्यूरिंग द कोर्स, ऑन ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस और ड्यूरिंग द कोर्स। एक्चुअल ब्रीच जो है हमारा 2 तरीके का होता है। एक तो होता है ऑन ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, जैसे कि भाई जो ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस थी 5 जून को ही आकर के उसने बोल दिया भाई हम शादी नहीं करेंगे, दैट इज कॉल्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। और ड्यूरिंग द कोर्स, ड्यूरिंग द कोर्स में क्या है, पहले मैं ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस को डिस्कस करता हूं। इसमें देखो क्या रहा है, इफ एनी पार्टी, एक एग्जांपल लेते हैं, इफ एनी पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूजेस और फेल्स टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम फिक्स्ड फॉर परफॉर्मेंस, इट इज कॉल्ड एन एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, मींस ऑन द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस। ये क्या है, ऑन द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस। इसका क्या मतलब है कि सपोज दैट Mr. A agrees to supply goods costing rupees 50,000, ये 50, अच्छा इसको 80 कर लो, 80,000 to Mr. B on 5th June, on 5th June, ठीक है। अब 5th जून को ही मतलब कि उसने क्या किया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिस दिन ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस थी उस दिन उसने ब्रीच कर दिया, उसने सप्लाई नहीं किया, उसने सप्लाई नहीं किया, तो 5th जून को ब्रीच किया उसने, मींस ऑन द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस उसने ब्रीच किया है, तो दैट इज कॉल्ड एक्चुअल ब्रीच ऑन द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, ऑन द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस। अच्छा, दूसरा क्या है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, सपोज दैट मैं अपना कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहा हूं, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन का काम करवाने के लिए मैंने क्या कहते हैं कि किसी जो सप्लायर, सीमेंट का सप्लायर है, मैंने उसको बोला भाई मेरे क्या देखो काम चल रहा है, आप हर महीने 100 जो बोरी ऑफ सीमेंट्स होती हैं, जो भी होते हैं 100 बैग्स ऑफ सीमेंट्स जो हैं, आप हमको सप्लाई कर दिया करिए हर महीना बिना कहे, मैं उसकी पेमेंट आपको कर दूंगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब 2 महीने 3 महीने तक उसने सप्लाई किया, चौथे महीने उसने क्या किया, सप्लाई नहीं किया क्योंकि उसके पास स्टॉक नहीं था, तो दैट इज कॉल्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब उसने परफॉर्मेंस के दौरान ही वो कॉन्ट्रैक्ट कर, मतलब कि वो परफॉर्म कर रहा था, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस उसने क्या किया है, ब्रीच किया है, तो दैट इज कॉल्ड एक्चुअल ब्रीच ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कुछ परफॉर्म उसने, कुछ कॉन्ट्रैक्ट के कुछ पार्ट उसने
या कुछ ऑब्लिगेशंस उसने परफॉर्म कर दिए थे बट कुछ ऑब्लिगेशंस उसने परफॉर्म नहीं किए, उसने स्टॉप कर दिया परफॉर्म करना, तो दैट इज कॉल्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसमें एग्जांपल मेंशन है, इफ एनी पार्टी हैज, यहाँ पे हम देखेंगे, इफ एनी पार्टी हैज परफॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड देन रिफ्यूजेस और फेल्स टू परफॉर्म द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मैंने अपने एग्जांपल में दिया था कि उसने 3 महीने तक बैग सप्लाई किया, उसके बाद उसने क्या किया, सप्लाई नहीं किया, तो पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट उसने परफॉर्म किया है बट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट उसने परफॉर्म नहीं किया है, तो दिस इज कॉल्ड एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस। ओके, नाउ रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, ब्रीच हो गया, जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट हैं, कोई एक पार्टी, एनी पार्टी फेल्स टू परफॉर्म हिज लीगल ऑब्लिगेशंस। अब उसकी रेमेडीज क्या हैं, व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल? तो अ लीगल रेमेडी इज अ कोर्ट ऑर्डर दैट सीक्स टू अपहोल्ड अ पर्सन्स राइट्स और टू रिड्रेस अ ब्रीच ऑफ द लॉ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, लीगल रेमेडी है, इज अ कोर्ट ऑर्डर। कोर्ट ऑर्डर होता है कि कोर्ट जो भी ऑर्डर देता है कि भाई आपको करना है, आपको डैमेजेस देना है, आपको कंपनसेशन देना है, जो भी है वो कोर्ट ऑर्डर करता है। ठीक है, तो when one party breaches a contract, the other party may ask a court to provide a remedy for the breach. अगर मैंने और किसी मिस्टर ए ने, हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया है शादी का, सॉरी मैंने और मिस ए ने, हमने दोनों ने शादी का कॉन्ट्रैक्ट किया है, मिस ए ने मेरा दिल तोड़ दिया, मुझसे शादी नहीं की, तो इसका मतलब क्या है कि आई कैन क्लेम, मैं उसको सू कर सकता हूं और जो भी मुझे लॉस है, चाहे वो मेंटल लॉस हो, चाहे वो इकोनॉमिकल लॉस हो, कुछ भी लॉस है, तो उस लॉस को मैं क्लेम कर सकता हूं, तो दैट इज कॉल्ड रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द कोर्ट में ऑर्डर द ब्रीचिंग पार्टी टू पे मनी टू द नॉन ब्रीचिंग पार्टी, मतलब ब्रीचिंग पार्टी जो ब्रीच कर रही है उसको ऑर्डर करेगी कि कॉम्पनसेशन पे करे टू द नॉन ब्रीचिंग, मतलब एग्रीव पार्टी को कॉम्पनसेशन पे करना है। अच्छा, टाइप्स ऑफ रेमेडीज देखो क्या क्या हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेमेडीज हैं। पहला तो है सूट फॉर रिसेशन, सूट फॉर डैमेजेस, सूट फॉर क्वांटम मेरिट, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर एन इंजंक्शन, सूट फॉर एन इंजंक्शन। ये जो टाइप्स हैं रेमेडीज के, जो भी रेमेडीज हैं, इनको हम डीपली डिस्कस करेंगे अपनी अगली स्लाइड में। तो पहला है सूट फॉर रिसेशन। रिसेशन का मतलब क्या है? द टर्म रिसेशन रिफर्स टू द कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। द टर्म रिसेशन स्टैंड्स फॉर कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, रिसेशन का मतलब क्या है कि सपोज दैट मिस्टर ए ने मुझे कहा, मैं मतलब यहां पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं अपने एग्जांपल नहीं लेता हूं, ए और बी का एग्जांपल ले लेता हूं। ए प्रॉमिस टू सप्लाई गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 टू मिस्टर बी ऑन सर्टेन डेट, बट ए फेल्स टू फुलफिल हिज प्रॉमिस। ए ने गुड्स को सप्लाई नहीं किया, नाउ बी हैज अ राइट नॉट टू पे दैट 50,000 टू मिस्टर ए। अगर ए ने अपना ब्रीच किया है तो बी के पास भी राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है और उसका जो परफॉर्मेंस, जो उसके ऑब्लिगेशन थे 50,000 रुपीज पे करने का, उसको भी क्या कर सकता है, वो अवॉइड कर सकता है, वो पे नहीं करेगा। ठीक है, तो रिसेशन, द टर्म रिसेशन रिफर्स टू द कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इन सच केसेस if one party has broken his contractual relations, the other party may treat the breach as discharge and refuse to perform his part of performance. वो इस चीज को मैंने कहा था कि जो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है दैट कैन बी इन द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर मिस्टर ए ने ब्रीच किया है तो मिस्टर बी उसको डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट करेगा, वो इस चीज को सोचेगा कि भाई ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मतलब सॉरी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, वहां पर मतलब डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड। अब जब कॉन्ट्रैक्ट ही डिस्चार्ज हो गया है तो देयर विल बी नो एनी लीगल रिलेशंस। तो बी का भी क्या है कि बी इज नॉट लाइबल टू या नॉट लाइबल टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशंस, क्योंकि बी ने उसको डिस्चार्ज मान लिया ऑन अकाउंट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो अब बी को भी 50,000 रुपीज ए को पे नहीं करने हैं। दूसरा है thus in case of rescission of contract the aggrieved party or injured party is discharged from all his obligations of the contract। जो aggrieved party है वो अपने सारे ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज हो जाती है, क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हम ट्रीट कर रहे हैं कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, दैट इज ट्रीटेड एज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर हमने उसको डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मान लिया है तो इट मींस दैट वहां पर हमको जो एग्री पार्टी है उसको भी अपनी ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। नाउ अंडर फॉलोइंग केसेस द कोर्ट में रिफ्यूज टू ग्रांट रिसेशन। सर्टेन केसेस ऐसे हैं जहां पर कोर्ट जो है वो रिसेशन को ग्रांट करने से मना कर देता है। द पार्टीज कैन नॉट बी रिस्टोर्ड टू देयर ओरिजिनल पोजीशंस ड्यू टू चेंज्ड सर्कमस्टांसेस। इसका क्या मतलब है? द पार्टीज कैन नॉट बी रिस्टोर्ड
टू देयर ओरिजिनल पोजीशंस, मतलब कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अगर जो पार्टीज हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रिस्टोर नहीं किए जा सकते हैं, तो इन दैट पर्टिकुलर केस जो रिसेशन है वो वहां पर जो ग्रांट मतलब कैंसिलेशन का प्रोसेस है वो डिनाई हो जाएगा कोर्ट से। द पार्टी हैज एक्वायर्ड राइट्स इन गुड फेथ एंड वैल्यू ड्यूरिंग सबसिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ओनली अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज रिसेंडेड एंड दिस पार्ट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि सपोज दैट कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे हैं उसमें कई सारे ऑब्लिगेशंस थे, ठीक है, मैंने एक पार्ट को रिसेंड कर दिया, बाकी पार्ट को रिसेंड नहीं किया, लेकिन वो जो रिसेंड किया है, जो कैंसिल किया है जो कॉन्ट्रैक्ट, दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इन दैट पर्टिकुलर केस ऑल्सो ग्रांट ऑफ रेमिशन रिसेशन कैन नॉट बी ग्रांटेड, ठीक है। बट इफ अ पर्सन राइटफुली रिसेंडेड, he is entitled to compensation for any damage which he has sustained through non-fulfillment of the contract by the other party, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे A contracts to supply 10 kg of tea leaves for ₹8,000 to B on 15th June. If A does not supply the tea leaves on the appointed day, B need not to pay the price. B may treat the contract as rescinded and may sit quietly at home. ये है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मींस रेमेडी रिसेशन की है, ठीक है। रिसेशन में क्या होता है कि उसने सप्लाई करने के लिए बोला था, उसने सप्लाई नहीं किया, तो बी भी क्या है, ही विल क्वाइटली सिट एट हिज होम, ही नीड नॉट टू परफॉर्म हिज ड्यूटी और हिज ऑब्लिगेशंस, ठीक है। नेक्स्ट है सूट फॉर डैमेजेस, क्लेम फॉर रिसेशन था। दूसरा रेमेडी क्या है, सूट फॉर डैमेजेस। डैमेजेस क्या है, डैमेजेस आर अ मॉनेटरी कॉम्पनसेशन allowed to the injured party for the loss or injury suffered by him as a result of the breach of contract. इसका क्या मतलब है, damages जो है, damages are the monetary compensation allowed to the injured party for the loss or injury suffered. मतलब कि जो breach of contract हुआ है उसकी वजह से अगर मुझे कुछ लॉस हुआ है, सपोज दैट मैंने बैंक से 3 लाख रुपीज का लोन ले रखा था। अब बैंक ने मुझे कहा कि भाई आप बैंक को जो लोन है वो ड्यू डेट पे आपको रिटर्न करना है। मैंने कहा ठीक है, मैंने अपने एक फ्रेंड से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, भाई मुझे इस पर्टिकुलर डेट को 3 लाख रुपए दे देना, ठीक है, ताकि मैं उसको बैंक को रिफंड कर सकूं। ए ने कहा ठीक है मैं दे दूंगा तुमको, बट ऑन द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस ए ने मुझे 3 लाख रुपए देने से मना कर दिया, ठीक है। उसने कॉन्ट्रैक्ट में कहा था कि ठीक है दे दूंगा, जो भी कंडीशंस हमने रखी होंगी सब पे एग्री कर गया था और उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। ऑन द ड्यू डेट ए फेल्स टू फुलफिल हिज प्रॉमिस, तो वहां पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब बैंक्स ने मुझे क्या किया, बैंक ने मुझसे क्या किया कि इंटरेस्ट भी चार्ज किया अलॉन्ग विद प्रिंसिपल मनी। तो क्योंकि वहां पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो वो जो इंटरेस्ट जो कि मुझे एक्स्ट्रा लॉस हुआ है, दैट लॉस कैन बी क्लेम्ड फ्रॉम द ब्रीचर, जिसने ब्रीच किया है, मिस्टर ए ने, जो कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसने किया है, जिसकी वजह से मुझे इंटरेस्ट, मेरे पर इंटरेस्ट इंपोज हो गया, तो दोज इंटरेस्ट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द पार्टी हु इज ब्रीचिंग द कॉन्ट्रैक्ट, इन दिस केस मिस्टर ए। तो यहां पर क्या है कि अगर कोई डैमेज होता है, डैमेजेस आर अ मॉनेटरी कंपनसेशन, तो अगर कोई हमको लॉस हुआ है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, तो वो लॉस जो है हम एज अ कंपनसेशन रिसीव कर सकते हैं पार्टी हु इज डूइंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो द फंडामेंटल प्रिंसिपल अंडरलाइंग डैमेजेस इज नॉट पनिशमेंट, ये पनिशमेंट नहीं है, बट टू कॉम्पनसेट द एग्रीव पार्टी। ये पनिशमेंट नहीं है कि हम आपको पनिश कर रहे हैं, बट क्योंकि आपकी वजह से किसी को लॉस हुआ है, तो नाउ यू आर लायबल टू रिकवर दोज लॉसेस, यू आर लायबल टू compensate those, not recover, to compensate those losses. So the fundamental principle underlying damages is not punishment, but to compensate the aggrieved party for the loss suffered by him in the original position as would have been. Now rules regarding damages. Damages को हम जब claim करेंगे तो उसके क्या rules हैं? तो पहला है the damages must be natural arise in the usual course of things from such breach. मतलब जो damages या जो loss होना चाहिए, that should arise on account of such breach. अगर किसी और पर्पस से हो रहा है लॉस, इट कैन नॉट बी क्लेम्ड एज डैमेजेस, ठीक है। लेकिन जो डैमेज या जो लॉस हो रहा है, जो लॉस हमको हुआ है, दैट अराइजेस ड्यू टू द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द डैमेजेस मस्ट बी प्रॉक्सिमेट और डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नहीं हो रहा, किसी और वजह से हो रहा है, देन इट कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ damages. दूसरा है the aggrieved party must have suffered damages by breach of contract. सेम है, जो aggrieved party है that should that must have suffered the damages
या लॉस ड्यू टू द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओनली, नॉट फॉर अदर रीजंस, ठीक है। डैमेजेस आर अवॉर्डेड टू कंपनसेट द लॉस कॉज्ड बाय पार्टी बट नॉट टू पनिश, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एज अ कंपनसेशन है, नॉट एज अ पनिशमेंट। अमाउंट ऑफ डैमेजेस कैन बी डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट बाय द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। ये जो है अमाउंट जो है या तो हम आपस में डिसाइड कर लें भाई एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट कि अगर हम आपस में अगर कोई पार्टी एग्रीड मतलब ब्रीच करती है तो इस केस में इतना रुपए हमारा कॉम्पनसेशन का पे करना पड़ेगा, तो आपस में म्यूचुअल कंसेंट से हो जाएगा या फिर हमको कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। भाई हमारा जो डैमेजेस है कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या अमाउंट ऑफ कंपनसेशन होना चाहिए। अगर हमने आपस में डिस्कस नहीं किया है देन द कोर्ट विल डिसाइड कि व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डैमेजेस में देखो क्या क्या है। एक तो है ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस, एक्सेम्पलरी और पेनेटिव डैमेजेस, नॉमिनल डैमेजेस, डैमेजेस फॉर इनकन्वीनियंस एंड डिस्कम्फर्ट, लिक्विडिटी डैमेजेस एंड पेनाल्टी, स्टिपुलेशन फॉर इंटरेस्ट फॉर फीचर ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। अच्छा, ऑर्डिनरी डैमेजेस क्या है? ऑर्डिनरी डैमेजेस आर दोज व्हिच नेचुरली अरोज इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स from such breach. The measure of such ordinary damages is the difference between the contract price and the market price on the date of the breach. इसका क्या मतलब है कि ऑर्डिनरी डैमेजेस जो है जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अराइज होंगे ही होंगे, ठीक है। मतलब कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो ड्यू टू द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो जो डैमेजेस हैं वो अराइज होंगे ही होंगे। जैसे सपोज दैट मैंने कहा मिस्टर ए एग्रीड टू सप्लाई certain goods या certain cement bag of cement at a cost of ₹100 per bag to Mr. B, ठीक है, on a certain date, but Mr. A fails to supply Mr. B, वो 100 bags उसने सप्लाई नहीं किया। अच्छा, ऑन द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस जो मार्केट प्राइस ऑफ वो था, इसने तो कॉन्ट्रैक्ट कितने पे किया था? 100 रुपीज पे किया था, लेकिन जिस दिन ब्रीच हुआ उस दिन जो उसकी मार्केट वैल्यू थी वो कितनी थी? 110 रुपीज पर बैग। अब ये जो डिफरेंस इन प्राइस आ रहा है दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डैमेजेस। तो यहां पर क्या है, इफ द सेलर रिटेन्स द गुड्स आफ्टर द ब्रीच ही कैन नॉट रिकवर फ्रॉम द बायर एनी फर्दर लॉस इफ द मार्केट फॉल्स, नॉट बी एबल टू हैव द डैमेजेस रिड्यूस इफ द मार्केट राइजेस। इसका क्या मतलब है? ये जो ऑर्डिनरी डैमेजेस है दैट अराइजेस ड्यू टू द फ्लक्चुएशंस इन द प्राइसेस, ड्यू टू द फ्लक्चुएशंस इन द प्राइसेस इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो ये जो ऑर्डिनरी डैमेजेस है ये हमारा क्या होता है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अराइज होता है। तो अगर हमने 100 रुपीज पे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था और वो फेल हो गया, ब्रीच कर दिया, उसने सप्लाई नहीं किया है, और जो करंट मार्केट वैल्यू ऑफ बैग है दैट इज 110 रुपीज पर बैग, तो ये जो 10 रुपीज का लॉस है, डैमेज है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डैमेजेस। ओके, नाउ स्पेशल डैमेज। स्पेशल डैमेज क्या है? स्पेशल डैमेजेस आर क्लेम्ड इन केस ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट व्हेन देयर आर सर्टेन स्पेशल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस प्रेजेंट एंड देयर एग्जिस्टेंस इज कम्युनिकेटेड टू द promisor. The non-performance of the promise entitles the promisee to not only claim the ordinary damages but also claim the special damage arising from such breach of contract. इसका क्या मतलब है? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट एक केटरर है, सपोज दैट एक केटरर है, ठीक है, ए, इसने किसी बी से जो है, केटरर ए है, सॉरी, ओके, कोई केटरर ए है, इसने बी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, ए ने बी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई आप मुझे इस पर्टिकुलर डेट पे, क्योंकि मैंने एक शादी का ऑर्डर लिया हुआ है, इस पर्टिकुलर डेट में आप मुझे जो भी सब्जियां, वेजिटेबल्स जो भी आप मुझे सप्लाई कर देना, ठीक है। उसने कहा ठीक है, सप्लाई कर देंगे हम। तो बी ने ऑन द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस उसने सब्जी सप्लाई नहीं किया, जो भी वेजिटेबल्स उसने सप्लाई नहीं किया, तो इसकी वजह से जो ए है ही हैज इनकर्ड सम लॉस, मतलब उसका जो प्रॉफिट होना था वो प्रॉफिट में, ही हैज लॉस्ट हिज प्रॉफिट, ही हैज लॉस्ट हिज प्रॉफिट। तो यहां पर क्या है? स्पेशल डैमेजेस। ये जो प्रॉफिट का लॉस हुआ है तो इस प्रॉफिट के लॉस को भी क्या कर सकता है? वो
क्लेम कर सकता है। तो स्पेशल डैमेज क्या है? स्पेशल डैमेजेस आर क्लेम्ड इन केस ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। जो हमारा प्रॉफिट लॉस हुआ है, नॉर्मल क्या कहते हैं कि प्राइस पे तो जो डिफरेंस है दैट इज ऑर्डिनरी लॉस, ऑर्डिनरी डैमेजेस, लेकिन स्पेशल डैमेज क्या है? दैट इज लॉस ऑफ प्रॉफिट। जो हमको प्रॉफिट एक्सपेक्टेड था वो प्रॉफिट भी हमारा लॉस हो गया, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड स्पेशल डैमेजेस। व्हेन देयर आर सर्टेन स्पेशल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस प्रेजेंट एंड देयर एग्जिस्टेंस इज कम्युनिकेटेड टू द प्रोमिसर, द नॉन परफॉर्म, मतलब कि हमको पता था कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस और हमने उसको प्रोमिसर को बता रखा था, मैंने बता रखा था कि भाई शादी है इस दिन और इस दिन हमको सप्लाई बहुत जरूरी है, मैंने उसको कम्युनिकेट कर रखा था प्रोमिसर को, बट स्टिल प्रोमिसर ने फेल कर दिया वो सप्लाई करने में। तो यहां पर हमारा क्या है? दैट इज कॉल्ड, वहां पर हमारा स्पेशल डैमेज, जो हमारा लॉस ऑफ प्रॉफिट है वो हम क्लेम कर सकते हैं एज अ स्पेशल डैमेज, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं। इसमें मेंशन्ड है अ बिल्डर कॉन्ट्रैक्ट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस बाय द 1st of January। ए कोई बिल्डर था, ठीक है, ही प्रॉमिस टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस ऑन 1st of Jan, कि उसने कहा कि भाई 1st Jan तक हम आपका घर जो है वो कंस्ट्रक्ट कर देंगे। दैट बी में गिव पोजीशन ऑफ इट एट टाइम टू सी, दैट बी ने क्या कहा? ठीक है, आप एक जो है कंस्ट्रक्ट कर देगा ताकि उस पर्टिकुलर डेट पर हम सी को पोजीशन दे दें, सी को उस घर का पोजीशन दे दें। टू हुम बी हैज कॉन्ट्रैक्टेड टू लेट इट। अब बी ने क्या किया था? सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था कि भाई ठीक है 1 जनवरी को जो है हमने बात की है वो घर कंप्लीट हो जाएगा, आप हमसे क्या करना, इसका पोजीशन ले लेना। ए ने बी को वादा किया कि 1 जनवरी तक घर आपका तैयार हो जाएगा, तो उस बेसिस पर बी ने सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उसने बता रखा था ए को कि सी को देना है इसलिए जल्दी कर देना, तो सी को प्रॉमिस कर दे भाई 1 तारीख को आप हमसे पोजीशन ले लेना, ठीक है। नाउ ए इज इन्फॉर्म्ड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ए को इंफॉर्मेशन थी कि बी और सी के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट है। A built the house so badly that before the 1st of January it falls down and has to rebuild it by B, who is consequence loses the rent which he was to have received from C। अब क्या हुआ कि A ने घर को बना तो दिया लेकिन इतना बेकार बनाया था, इसकी क्वालिटी इतनी बेकार थी कि वो गिर गया, 1st जनवरी से पहले गिर गया और B को उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कराना पड़ा। तो जो 2-3 महीने का जो उसका डिले हुआ जिसकी वजह से सी का जो उसका बी का जो रेंट, लॉस ऑफ रेंट हुआ है, तो ये क्या है? दैट इज कॉल्ड स्पेशल डैमेज। तो स्पेशल डैमेज भी हम क्या कर सकते हैं? ए से जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो ब्रीचर है, उससे हम रिकवर कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर हमारे एग्जांपल में क्या था कि ए जो कि बिल्डर था उसने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई 1 तारीख को हम आपका घर बना के दे देंगे। उस बेसिस ने बी और सी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि भाई 1 जनवरी को आप हमसे घर का पोजीशन ले लेना। और इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जो बी और सी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ए को इन्फॉर्मेशन थी कि भाई बी और सी के बीच में ये इन्फॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन स्टिल ए ने क्या किया? घर इतनी बुरी तरह से बनाया कि वो 1 जनवरी से पहले गिर गया, जिसकी वजह से बी ने ड्यू डेट पर सी को पोजीशन नहीं दे पाया, उसकी वजह से उसको रेंट का लॉस हुआ है, जो भी 2-3 महीने का लॉस हुआ होगा उसके रिकंस्ट्रक्शन में। तो जो लॉस ऑफ रेंट है, जो लॉस ऑफ प्रॉफिट हो गया यहां पर, दैट इज कॉल्ड स्पेशल डैमेज, ठीक है। अच्छा, एग्जेम्पलरी और पेनिटिव डैमेजेस। पेनिटिव डैमेजेस क्या होते हैं? पेनिटिव डैमेजेस आर दोज डैमेजेस, या जिसको हम विंडिक्टिव डैमेजेस भी बोलते हैं, आर अवॉर्डेड विद अ व्यू टू पनिश द ब्रीचर। इससे हम क्या करते हैं? ब्रीचर को पनिश करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहां पे हमारा जो एम है वो कॉम्पनसेट करना नहीं होता है, बट हमारा जो एम होता है वो ब्रीचर को पनिश करने का होता है, ठीक है। तो विंडिक्टिव डैमेजेस आर अवॉर्डेड विद अ व्यू टू पनिश द डिफेंडेंट एंड नॉट सोलली विद द आइडिया ऑफ अवॉर्डिंग कॉम्पनसेशन टू द plaintiff, ठीक है। These damages are an exception to the rule that damages are allowed by way of compensation and not punishment। मैंने पहले ही कहा था कि जो damages होते हैं वो as a compensation reward होते हैं but not as a punishment। लेकिन ये जो है वो एक exception है कि यहाँ पर जो vindictive damages या punitive damages हैं, they are awarded just to punish the party, breacher, जिसने breach किया है उसको हम punish करने के लिए क्या कर रहे हैं? ये पेनिटिव डैमेजेस या विंडिक्टिव डैमेजेस हम उसको प्रोवाइड करें। इसको हम पेनिटिव या विंडिक्टिव डैमेजेस भी बोल सकते हैं, विंडिक्टिव, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है नॉमिनल डैमेजेस। Nominal damages are awarded in case of breach of contract where there is only a technical violation of the legal right but no substantial loss is caused thereby।
मतलब वहां पर कोई सब्सटेंशियल लॉस नहीं हुआ है, सिर्फ टेक्निकल वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, नॉमिनल डैमेजेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो द डैमेजेस ग्रांट इन सच केस आर कॉल्ड नॉमिनल बिकॉज दे आर वेरी मीगर इन अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल अ रुपी और टू, बहुत ही नॉमिनल सा होता है। सिंपली अगर उसने कोई टेक्निकल सा वायलेशन किया है, ठीक है, तो उसकी वजह से हम, जहां पे कोई मतलब बहुत सब्सटेंशियल, बहुत बड़ा लॉस हमको नहीं हुआ है, मतलब छोटा मोटा लॉस हुआ है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, नॉमिनल डैमेजेस, बहुत ही कम मीगर सा अमाउंट होता है इसका, बहुत छोटा सा अमाउंट होता है, जस्ट टू से कि हाँ हमने उसको डैमेजेस प्रोवाइड करवाया है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसको हम नॉमिनल डैमेजेस बोलते हैं। डैमेजेस फॉर इनकन्वीनियंस एंड डिस्कम्फर्ट, ठीक है, अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हमको कोई इनकन्वीनियंस या डिस्कम्फर्ट हुआ है, ठीक है, तो उस केस में भी हम क्या करते हैं, कोई डैमेजेस अगर प्रोवाइड करते हैं तो दैट इज कॉल्ड डैमेजेस फॉर इनकन्वीनियंस और डिस्कम्फर्ट। मतलब कि सपोज दैट क्या कहते हैं कि हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई हमारे यहाँ शादी में आप सोफे लगवाना, बट सोफा ना लगवा करके उसने, ठीक है, सोफे की तरह उसने कुछ ऐसा लगा दिया जिसमें बहुत ही बैठने में प्रॉब्लम हो रही थी, कंफर्ट नहीं था, तो दैट इज कॉल्ड डैमेजेस फॉर, मतलब कि वहां पर इनकन्वीनियंस हुआ या डिस्कंफर्ट हुआ, ठीक है, तो उसकी वजह से वो जो हम डैमेजेस क्लेम करेंगे तो दैट इज कॉल्ड डैमेजेस फॉर डिस्कंफर्ट और इनकन्वीनियंस। ठीक है, फिर है लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड penalty. Sometimes parties themselves at the time of entering into a contract agree that a particular sum will be payable. मतलब वहां पर क्या है, पार्टीज के बीच में आपस में डिसाइड हो जा रहा है भाई कि अगर एट द टाइम ऑफ ब्रीच, अगर कोई पार्टी ब्रीच करती है तो उस केस में हम इतना रुपए जो है हम क्या करेंगे, हमारा पेनल्टी होगी या जो भी डैमेजेस हम पे करेंगे एक दूसरे को, कॉम्पनसेशन पे करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड लिक्विडेटेड डैमेजेस। ठीक है, तो sometimes parties themselves at the time of entering into a contract agree that a particular sum will be payable by party in case of breach of contract by him. The contracting parties may stipulate in the contract a sum of money to be paid in case of breach of contract by either party. Such a sum may either be by way of liquidated damages or it may be by way of penalty. ठीक है, तो ये जो हम पहले से ही डिसाइड करके रख लेते हैं, या तो वो लिक्विडेटेड डैमेजेस के फॉर्म में होगा या पेनल्टी के फॉर्म में होगा। तो लिक्विडेटेड डैमेजेस देखो क्या होता है, द एसेंस ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस इज अ जेन्युइन covenanted pre-estimate of damages. Thus, the stipulated sum payable in case of breach is to be regarded as liquidated damages. It is found that parties to the contract consciously tried to make a pre-estimate of the loss which might happen to them in case contract was broken by any of them. मतलब वहां पे प्री एस्टिमेट करके चल रहे हैं कि एट द टाइम ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इतने रुपए का हमको लॉस होगा, तो वहां पर जो है हम जो लॉस है उसको प्री एस्टिमेट करके चल रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड लिक्विडेटेड डैमेजेस। उसको हम क्या करते हैं, लिक्विडेटेड डैमेजेस बोलते हैं, और हमने एस्टिमेट पहले ही कर रखा है, तो वो हमारा क्या है कि भाई एट द टाइम ऑफ ब्रीच ये डैमेजेस होगा इतने रुपए का, ये हमको पे करना पड़ेगा एक दूसरे को एज अ कॉम्पनसेशन, तो दैट इज कॉल्ड लिक्विडेटेड डैमेजेस। पेनल्टी क्या है, द एसेंस ऑफ द पेनल्टी इज पेमेंट ऑफ मनी स्प्लिटेड इन टर्म of the offending party. In other words, it is found that the parties made no attempt to estimate the loss that might happen to them on breach of the contract, but still stipulated sum to be paid in case of breach of it, with the object of coercing the offending party to perform the contract. इसका क्या मतलब है कि वो पहले से ही assume करके नहीं चल रहे हैं, वो मतलब कि बाद में जब होगा तो उसको एज अ पेनल्टी, कोर्शन की तरह जो है एज अ पेनल्टी उसको हम बोलेंगे भाई आपको इतना रुपए जो है एज अ डैमेज पे करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी, सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, टू पे रुपीज 1000, टू पे रुपीज 1000, टू पे रुपीज 1000 इफ ही विल फेल टू पे बी रुपीज 500 ऑन अ गिवन डे। मतलब ए ने बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि ए विल पे टू बी, ठीक है, ए विल पे टू बी that 1000 rupees will be paid by A if A failed to pay B rupees 500 on a particular day। मतलब कि अगर इस पर्टिकुलर डे पर अगर मैंने तुमको 500 रुपए नहीं दिए ना तो मुझसे 1000 रुपए तुम ले लेना। जनरली ऐसा होता है, हम बड़े बड़े वादे कर लेते हैं, भाई ठीक है इतना नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल देना, मुझसे ये कर लेना, मुझसे वो कर लेना। तो ए ने बी को बोला कि भाई इस पर्टिकुलर 5 जून को अगर मैंने तुमको 500 रुपए नहीं दिया तो मैं तुमको 1000 रुपए दूंगा। ठीक है, अब 5 जून को क्या हुआ, ए फेल्स टू पे बी ऑन दैट डे, ए फेल्स टू पे बी, ठीक है, बी इज इंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम ए सच कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग रुपीज 1000। अब जो बी है वो
ए से 500 रुपए नहीं, पूरा 1000 रुपए रिकवर करेगा एज अ पेनाल्टी। ठीक है, तो हाउएवर द कोर्ट हैज अ डिस्क्रिशन इन द मैटर ऑफ असर्टेनिंग द रीजनेबल कंपनसेशन। कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो रीजनेबल कंपनसेशन डिसाइड कर सकती है, लेकिन एज अ पेनाल्टी ए को क्या है, बी को पे करना पड़ेगा 1000 रुपीज। बी कैन रिकवर ₹1000 नॉट एक्सीडिंग ₹1000 फ्रॉम ए। ठीक है, तो ये क्या है, लिक्विडेटेड डैमेजेस जिसको हम बोलते हैं। लिक्विडेटेड डैमेजेस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, जो भी हमारा एस्टिमेटेड है दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी। ठीक है, फिर है स्टिपुलेशन फॉर इंटरेस्ट। हमने ये डिसाइड कर लिया है भाई, अगर नॉन पेमेंट या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अगर हमको कुछ इंटरेस्ट हमारे पर आ गया, इंटरेस्ट पेमेंट का पार्ट हमारे पर आ गया, तो वो इंटरेस्ट पेमेंट भी हम क्या कर सकते हैं, उसको एज अ डैमेज रिसीव कर सकते हैं। फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, अगर हमारे पास कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट है तो उसको हम फॉरफिट कर सकते हैं। फॉरफिट का मतलब रिटेन कर सकते हैं, जब्त कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी। देखो इसमें एग्जांपल दिया है, मिस्टर ए टू पे 3 लाख टू मिस्टर बी ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को मिस्टर ए को बी को पे करने थे 3 लाख रुपीज। मिस्टर ए डज नॉट पे द मनी ऑन दैट डे, तो मिस्टर बी इज अनेबल टू पे हर डेट्स एंड सफर अ लॉस। यहां पर क्या है, जो लॉस हुआ है, ठीक है, मैंने अपने पहले एग्जांपल में डिस्कस किया था कि ए ने बी को बोला था भाई 3 लाख रुपए दे देंगे। अब बी ने उस बेसिस पे क्या किया कि बैंक को उसको रिफंड करना था, लेकिन ड्यू डेट पे ए ने बी को पैसे नहीं दिए, जिसकी वजह से बैंक ने उसके ऊपर इंटरेस्ट इंपोज कर दिया, तो दैट इंटरेस्ट इज अ लॉस। तो ये लॉस जो है वो बी रिकवर कर सकता है ए से, जो भी इंटरेस्ट पेमेंट का वो है। तो मिस्टर ए इज लायबल टू पे बी प्रिंसिपल अमाउंट एंड ऑल्सो द इंटरेस्ट अमाउंट ऑन इट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सूट फॉर क्वेंटम मेरिट। सूट फॉर क्वेंटम मेरिट, क्वेंटम मेरिट का क्या मतलब है, इट मींस एज मच एज अर्न्ड, इट मींस एज मच एज अर्न्ड इन प्रोपोर्शन टू वर्क डन। इसका क्या मतलब है, सपोज दैट अगर हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, मैंने कहा कि एक पर्सन को मैंने कहा कि भाई मेरे लिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दो। अब उसने 3 या 4 फ्लोर्स बना दी, उसके बाद मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने कहा स्टॉप द वर्क, डोंट कंस्ट्रक्ट इट फर्दर, आई एम रनिंग आउट ऑफ मनी, तो प्लीज आप यहीं पे काम खत्म कर दो। तो इसका क्या मतलब क्यों हुआ कि मैंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। मैंने उसको कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ किया था मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, पूरी 15 और 50 स्टोरी फ्लोर्स की बिल्डिंग बनाने के लिए, लेकिन 3-4 फ्लोर में मैंने उसका काम बंद करवा दिया ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मनी। अब मैंने ब्रीच किया है, तो ब्रीच में करने का मतलब क्या है कि जितना उसने काम कर लिया है प्रोपोर्शनेट काम, उसका हमें पैसा, जो भी उसका कॉम्पनसेशन होता है, उसको हमें क्या करना है, पे करना है। तो इट मींस एज मच एज अर्न और इन प्रपोर्शन टू द वर्क डन, जितना काम उसने कर रखा है उसके बराबर का हमको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट उसको करना पड़ेगा। तो राइट टू क्वेंटम मेरिट लिटरली मींस अ राइट टू क्लेम अ कंपनसेशन फॉर द वर्क ऑलरेडी डन। जितना काम उसने ऑलरेडी कर रखा है उसके उतने के बराबर का वो क्या करेगा, कॉम्पनसेशन रिसीव करने का उसके पास राइट है, एग्रीड पार्टी के पास। इसमें एग्जांपल देखो क्या रहा है, मिस्टर ए एंगेजेस मिस्टर बी अ कॉन्ट्रैक्टर टू बिल्ड अ 3 स्टोरीड हाउस। 3 फ्लोर का घर कंस्ट्रक्ट करना था। आफ्टर अ पार्ट इज कंस्ट्रक्टेड, ए प्रिवेंट्स बी फ्रॉम वर्किंग एनीमोर। उसने रोक दिया कि भाई काम रोक दो, ए ने बी को रोक दिया, तो बी द कॉन्ट्रैक्टर इज एंटाइटल्ड टू गेट द रीजनेबल कॉम्पनसेशन फॉर वर्क डन अंडर द डॉक्ट्रीन ऑफ क्वांटम मेरिट इन एडिशन टू द डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जितना ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिए डैमेजेस हैं, उस डैमेजेस के साथ साथ जितना काम उसने कर लिया है उसके बराबर का कॉम्पनसेशन वो क्लेम कर सकता है मिस्टर ए से। ठीक है, मिस्टर बी इज अ कॉन्ट्रैक्टर, एग्रीड पार्टी, एंड मिस्टर ए इज अ ब्रीचर, जिसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, नाउ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मींस डिमांडिंग द कोर्ट्स डायरेक्शन टू द डिफॉल्टिंग पार्टी टू कैरी आउट द प्रॉमिस अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या है कि कोर्ट जो है ब्रीचर को ऑर्डर दे सकती है, भाई आपने जो वादा किया था उस वादे को आप पूरा करिए। कोर्ट जो है वो ये कर सकती है कि जो ब्रीचर है, जिसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसको ये डायरेक्शन दे सकती है कि भाई आपके पास जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस थे, उन कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को आपको फुलफिल करना है। दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। मतलब कि जो आपने वादा किया है, जो प्रॉमिस किया है कॉन्ट्रैक्ट में, यू हैव टू फुलफिल दोस प्रॉमिस। तो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मींस डिमांडिंग द कोर्ट्स डायरेक्शन टू द डिफॉल्टिंग पार्टी टू कैरी आउट द प्रॉमिस अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, उसको कैरी ऑन करना है। जो भी ब्रीचर है उसको कैरी ऑन करने के लिए हम कोर्ट के डायरेक्शंस को ले सकते हैं। ठीक है,
सो केसेस वेयर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज नॉट मेंटेनेबल, जहां पर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मेंटेन नहीं हो सकते, वो कौन कौन से केसेस हैं? पहला है वेयर एक्चुअल डैमेजेस अराइजिंग फ्रॉम ब्रीच आर नॉट मेजरेबल, जहां पर एक्चुअल डैमेजेस है उसको हम मेजर नहीं कर सकते कि कितने रुपए का कॉम्पनसेशन है, क्या है, जो भी उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। दूसरा है वेयर मॉनेटरी कॉम्पनसेशन इज नॉट एन एडिक्वेट रेमेडी, मतलब जो मॉनेटरी कॉम्पनसेशन है दैट इज नॉट अ एडिक्वेट रेमेडी। सपोज दैट क्या कहते हैं कि मैंने किसी के साथ शादी का वादा किया, मैंने कहा कि भाई 5 जून को मैं तुम्हारे यहाँ बारात लेकर आऊंगा। अब उस लड़की के साथ मैंने किसी और के साथ शादी कर ली। अब लड़की कहे कि भाई क्या कहते हैं मुझे सिर्फ 5 लाख रुपए से ही काम नहीं चलेगा, जो मेरी इज्जत गई बारात ना आने की वजह से, जो सोसाइटी में मेरी जो क्या कहते हैं रेपुटेशन थी वो हार्म हुई है, उसको कौन मतलब कि वो करेगा, कॉम्पनसेट करेगा। तो वहां पर क्या है दैट मॉनेटरी रेमेडी, जो मॉनेटरी कंपनसेशन दैट इज नॉट द एडिक्वेट रेमेडी। तो उस केस में भी क्या है, केसेस वेयर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज नॉट मेंटेनेबल। ठीक है, फिर इसका एग्जांपल देखो क्या है, एक्स एग्रीड टू सेल एन ओल्ड पेंटिंग टू वाई फॉर ₹50,000। सब्सिक्वेंटली एक्स रिफ्यूज टू सेल द पेंटिंग। एक्स ने कहा भैया मुझे अपनी पेंटिंग नहीं बेचनी है, पहले तो उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन बाद में उसने क्या किया, मना कर दिया कि भाई उसे अपनी पेंटिंग नहीं बेचनी है। हियर वाई मे फाइल अ सूट अगेंस्ट एक्स फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर वो सूट केस करेगा तो कोर्ट उसको ऑर्डर देगी, भाई आप जो कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस के लिए आपने बोला था, प्रॉमिस किया था, उस प्रॉमिस को आप परफॉर्म करिए, मतलब कि आप अपनी पेंटिंग उसको बेचिए। तो दैट इज कॉल्ड सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है सूट फॉर इंजेक्शन। सूट फॉर इंजंक्शन। इंजंक्शन में क्या है, इंजेक्शन लिखा है यहां पर, इसको हम बोलते हैं इंजंक्शन। इंजंक्शन, इंजंक्शन मतलब क्या है, इंजंक्शन मीन्स डिमांडिंग कोर्ट्स स्टे ऑर्डर, मतलब प्रोहिबिटिंग टू डू एनीथिंग। इंजंक्शन मीन्स क्या है, प्रोहिबिटिंग टू डू एनीथिंग। सो इट मीन्स डिमांडिंग कोर्ट्स स्टे ऑर्डर एंड ऑर्डर ऑफ द कोर्ट विच प्रोहिबिट्स अ पर्सन टू डू अ पर्टिकुलर एक्ट, टू डू अ पर्टिकुलर एक्ट, दैट इज कॉल्ड इंजंक्शन। इसका क्या मतलब है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं पहले। सपोज दैट ए, जो कि एक सिंगर है, ए अ सिंगर कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी द मैनेजर ऑफ अ थिएटर। थिएटर का कोई मैनेजर है, ए ने कहा कि बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो उसके थिएटर में एक गाना गाएगा, सिंग एट हिज थिएटर फॉर 1 ईयर एंड टू एब्सटेन फ्रॉम सिंगिंग एट अदर थिएटर्स। उसने कहा कि 1 साल तक मैं कहीं और गाना नहीं गाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ आपके थिएटर में गाना गाऊंगा। ठीक है, नाउ शी एब्सेंट्स हरसेल्फ, बी कैन नॉट कंपेल ए टू सिंग एट हिज थिएटर बट he may sue for her an injunction restraining her from singing at other theaters। इसका क्या मतलब है कि अगर वो उसके थिएटर में आ नहीं रही है, एब्सेंट है, तो वहां पर क्या है कि, या एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि उसने कहीं और गाने का वो ले लिया कॉन्ट्रैक्ट, तो उस केस में हम इंजंक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं कोर्ट में। कोर्ट जो है वो जो बी है उसको मना कर देगी कि भाई आप कहीं और गाना मत गाइए। कोर्ट विल रिस्ट्रेन फ्रॉम सिंगिंग एनीवेयर एल्स टू मिस बी, या जो भी बी है, मिस्टर या मिस जो भी है, उसको मना कर देगी कि भाई आप कहीं और गाना नहीं गा सकते हैं जब तक कि आपका ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। तो दैट इज कॉल्ड इंजंक्शन, दैट इज कॉल्ड इंजंक्शन। तो इंजंक्शन क्या है, सूट फॉर इंजंक्शन का मतलब क्या है कि टू रिस्ट्रेन या टू रेस्ट्रिक्ट टू डू एनीथिंग। हम कोर्ट्स क्या है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे कि भाई आप कहीं और नहीं गा सकते जब तक कि आपके पास उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल इसमें हम लेते हैं। सपोज दैट W agreed to sing at L's theater। ठीक है, तो यहां पर भी वही एग्जांपल कोटेड है, नाम चेंज हो गया है। ठीक है, कि उसने एल के थिएटर में गाना गाने का प्रॉमिस किया था। ठीक है, अब ऑन द डे ऑफ प्रॉमिस उसने क्या किया कि किसी और के थिएटर में जाके गाना, उसके थिएटर में नहीं आया, एल के थिएटर में नहीं आया W, वो सपोज दैट M के थिएटर में गाने चला गया। ठीक है, नाउ L कैन क्लेम फॉर सूट ऑफ इंजंक्शन। वो कहेगा ठीक है हमारे यहाँ गाने मत आओ, चलेगा, लेकिन तुम वहां पर भी नहीं गाने जा सकते हो। कोर्ट विल ऑर्डर फॉर इंजंक्शन, कोर्ट विल रेस्ट्रिक्ट W टू सिंग एनीवेयर एल्स। ठीक है, तो वो वहां पर भी गाना नहीं गा सकता, वहां पर क्या होगा उसके स्टे ऑर्डर लग जाएगा कोर्ट का। तो ये जो हमारा था दैट इज कॉल्ड इंजंक्शन। अच्छा, केसेस वेयर क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो यहां पर जो ये हमारा था, ये हमारा जो है रेमेडीज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया है कि क्या क्या हमारे पास रेमेडीज हैं। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे
that is called contract of indemnity and guarantee. So please stay tuned with my channel and don't forget to press the bell icon for future notifications, and please help me to promote my channel. Thank you and have a good day.